বসিরহাটের জনসভায় এই প্রথম কোনো বাংলা চ্যানেলের মুখোमुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कल की घटना के बारे में कौन जिम्मेदार है? मेरे ओपिनियन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री ममता जी ने कहा है वो इंच इंच का बदला लेंगे। उन्होंने खुद ने घोषित किया और 24 घंटे में उन्होंने दिखा भी दिया। इसलिए उनके शब्द ही कह रहे हैं कि ये सब किसने किया है। मोदी जी वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि थप्पड़ मारिए लेकिन गणतांत्रिक उपाय से, तो वो डेमोक्रेटिकली शब्द वो हमेशा हर सेंटेंस में रखते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ममता जी क्या बोलती है, क्यों बोलती है। हमने जितना बंगाल को समझा है, बंगाल के भद्र मानुष को जो हमने समझा है, और मेरे दिल में बहुत बड़ी अमिट छाया रही। और जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई साहब अहमदाबाद में थे और लंबे अरसे तक वो अहमदाबाद में रहे थे। और ऐसे ऐसे महापुरुषों की छाया बचपन में भी हमने सुना है, हमारे यहाँ चर्चा में भी आता था। लेकिन आज जिस प्रकार से बातें बोली जा रही है वो सिर्फ ममता दीदी का नहीं, बंगाल की महान परंपरा का नुकसान कर रही है, बंगाल के ऋषि मुनियों का नुकसान कर रही है। मेरा तो विवेकानंद जी के प्रति मेरी भक्ति के कारण, बेलूर मठ के साथ मेरा संबंध के कारण इस धरती के प्रति मेरा एक लगाव है। और जब मैं इस प्रकार की भाषा सुनता हूँ तो मुझे दर्द होता है कि मेरे बंगाल के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी बंगाल की धरती के सुपुत्र, उन्होंने बीज बोए थे। आज उस बंगाल की ये दशा और उसके एक मुखिया की मुंह से ऐसी भाषा, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन कोई भी घटना आप देखें, हाल ही में जो घटना है कल के रैली में भी, तो वहाँ दो और स्टेक होल्डर भी हैं। एक है ईसी जिसके अधीन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी है। तो ये कल की घटना क्या पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन तीनों की फेलियर नहीं है? पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है। लेकिन अपेक्षा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे समय साफ शब्दों में निर्णय करे। मैं आशा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को गंभीर लेगा। जहां तक यहाँ की पुलिस है, यहाँ की टीएमसी है, यहाँ का टीएमसी वर्कर है, ये लेफ्ट का ही मॉडल है। लेफ्ट वाले ये विरासत छोड़ के गए हैं, उस विरासत को दीदी ने आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रशासन और पार्टी उसके बीच में कोई भेद ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ की पुलिस से हम कोई अपेक्षा करें तो मैं समझता हूँ हमारी वो गलती होगी। मोदी जी, आप अगर बंगाल का हिस्ट्री देखें तो 1977 से लेकर 2009 तक यहाँ राजनीतिक हत्या और चुनावी जो हत्या है इसका संख्या 95,000 है। तो ये बंगाल का एक ट्रेडिशन रहा, लेकिन इससे उभरने का उपाय क्या है? कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव क्या हो? पहली बात ये है, देखिए जम्मू कश्मीर, वहाँ पर अभी पंचायत का चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर के यानी आतंकवाद, गोलियां, बंदूक, ये आता है। 30,000 लोग मैदान में थे, 30,000 लोग। एक बूथ में एक गोली नहीं चली, एक हिंसा की घटना नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति को फॉर्म भरने से रोका नहीं गया। सबका नामांकन हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, 75% वोटिंग हुआ। उसी कालखंड में बंगाल में पंचायत का चुनाव हुआ, सैकड़ों हत्याएं हुई। फॉर्म भरने के लिए अदालत में जाना पड़ा, फॉर्म तक भरने नहीं दिया गया। तो एक पूरी तरह अलोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता को दबोच के रखा गया है। अब बंगाल की जनता उससे बाहर आना चाहती है। ये जो क्रांति दिख रही है वो राज्य सरकार और यहाँ की टीएमसी पार्टी और लेफ्ट, इन लोगों के रवैयों के खिलाफ ये जनता की क्रांति है, जिस क्रांति का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मोदी जी, आप बंगाल के बात इतना कर रहे हैं, लेकिन ये भी लोग बोलते हैं कुछ लोग कि स्टेटस को बंगाल को बहुत पसंद है। जैसे 34 साल लेफ्ट को राज करने दिया, ममता का हाल ही में सिर्फ 8 साल है। तो क्या ये स्टेटस को तोड़कर कोई नया शक्ति बंगाल के लोग सोच सकती है? आप 20वीं सदी के लोगों की बात कर रहे हो, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी का युवा मानस अलग है, 21वीं सदी की सोच अलग है, और उसी का परिणाम इसी चुनाव में नजर आ रहा है।
2009 में यहाँ बीजेपी को 1 सीट मिला, 14 में जहाँ पूरे देश में मोदी लहर वहाँ 2 सीट मिला। ये 2019 में कितना सीट आप उम्मीद करते हैं? पांचवें और छठे चरण के चुनाव का जो सर्वे आए, कोई एग्जिट पोल वाले आए, ओपिनियन पोल वाले आए, सबने इतना मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। ये भी माना है कि बीजेपी की सीटें भी बढ़ेगी, एनडीए की सीटें भी बढ़ेगी। और बंगाल का मिजाज देख करके तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी को अकेले को 300 पार कराने का काम ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता ने अपने सर पे ले लिया है। बंगाल की जनता ने उसको अपनी जिम्मेवारी मानी है और बंगाल की जनता वो कर रही है। मोदी जी, लास्ट फेज में हम जा रहे हैं। इसके पहले जो 6 चरण था, 6 चरण में हिंसा हुआ, सेंट्रल फोर्स थे, बूथ बूथ में सीआरपीएफ थे, स्पेशल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया नहीं थे, फिर भी हिंसा पे रोक नहीं पाया गया। कारण क्या लगता है आपको? हिंसा हुई है, ये निर्विवाद है। उम्मीदवारों पर हमले हुए हैं, मतदाताओं पर हमले हुए हैं, पोलिंग बूथ को ऊपर बहुत बड़ी गैरकानूनी गतिविधियां हुई हैं, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को हमें महत्व रख देना चाहिए और इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन निर्विवाद रूप से, स्वतंत्र रूप से कोई न कोई निर्णय करे, उसका इंतजार करता रहा। 6 में हमें वैसा परिणाम नहीं मिला, 7वें में वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आई विल हैव टू वेट एंड वॉच। वो 6 बार ही कहा कि ओवरऑल पीसफुल या बाय एंड लार्ज पीसफुल, ये इसका क्या मतलब होता है? या पीसफुल या नहीं? मैं समझता हूं मैं इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा विवाद करके चुनाव को डाइवर्ट करना नहीं चाहता हूं। मेरी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से नहीं है, मेरी लड़ाई सिद्धांतों की है, मेरी लड़ाई भारत के उज्जवल भविष्य की है और उसमें रुकावट बनने का काम दीदी ने जिस प्रकार का आचरण किया है उससे है और लोकतंत्र प्रेमी पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। मोदी जी, बंगाल से आपका काफ़ी जुड़ाव है और इसी बंगाल में आप स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के बात जानकर रामकृष्ण मिशन पे आए, अत्तस्थानंद जी के पास आए। तो आज जब आप आते हैं तो क्या उन दिनों का यादें आपको सताती? बहुत स्वाभाविक है, मुझे एक मैग्नेटिक पावर खींचता है, ऐसा हमेशा अनुभव करता हूँ। अब एक कमी महसूस करता हूँ, जिनके पास मैंने अपना जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण समय बिताया था, वो पूज्य आत्मस्थानंद जी अब नहीं रहे, तो एक खालीपन लगता है। जैसे घर जाए और माँ न हो, घर जाए और अपने गुरु न हो, तो जो एक खालीपन लगता है वो खालीपन मुझे हमेशा महसूस होता है। मोदी हाँ, जब आता हूँ तब ज़रा ज़्यादा होता है। मोदी 2014 के 22 अप्रैल साइक्लोन के दिन था, हम आपके इंटरव्यू लिए थे। तो उस दिन आप 13 साल का गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पिछले 5 साल आप देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। तो ये 2 सफ़र, 13 साल का मुख्यमंत्री और 5 साल का प्रधानमंत्री, कितना अंतर है इन दोनों में? मुख्यमंत्री के कारण मुझे जो कुछ सीखना मिला वो मुझे प्रधानमंत्री के रूप में बहुत काम आया है और उससे कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको मैंने बहुत बल दिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों की ताकत बढ़ानी चाहिए। भारत राज्यों की ताकत पर बढ़ेगा और इसलिए मैंने 5 साल मेरे उस अनुभव का भरपूर उपयोग राज्यों को आगे बढ़ने के लिए, अवसर पैदा करने के लिए किया है और उसका बेनिफिट भी देश को मिल रहा है। मोदी जी, मेरा अंतिम सवाल, उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये किताब पूरे देश में काफ़ी बच्चों को काफ़ी फेवरेट किताब है और लेखक का नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री को, एक जर्नलिस्ट का नहीं बल्कि एक पिता का सवाल है, एक अनुभवी लेखक को, कि ये पिछले 2.5 या 3 महीनों में चुनावी दौरान जितना जहर घोला गया, जितना नफ़रत और ख़राब शब्द की प्रयोग हुआ, तो क्या ऐसे माहौल में ही हम अपने बच्चों को बड़े करेंगे? क्या ख्याल है? पहली बात है, हमारे बच्चों में विवेक बुद्धि है, वो हमसे 2 कदम आगे हैं। क्या लेना क्या नहीं लेना वो हम उनको बराबर आता है और इसलिए हम जो अपने आप को बड़ा तिस्मार का मानते हैं, हम बच्चों को सिखाने की कोशिश न करें क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो विवेक बुद्धि हम जब बच्चे थे, हमारे पास जितने थे, उससे ज़्यादा आज के बच्चों में है और मुझे इन बच्चों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा है। मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और चाहूँगा कि बंगाल में लोकतंत्र के लिए जनता जनार्दन पूरी शक्ति से आने वाले 7वें चरण में भी मतदान करेगी और देश को एक मजबूत सरकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।